हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के तहत यानी कि करेंट अफेयर टॉपिक के तहत एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर का प्रश्न है वह है भारत के विदेश संबंधों पर हालिया कोविड-19 महामारी के निहितार्थों ने इसे और अधिक सक्रिय और गतिशील बना दिया है। इस कथन की, इस स्टेटमेंट की विवेचना करें, यानी कि आपको इसमें बताना है कि किस प्रकार से कोविड-19 महामारी ने भारत के विदेश संबंधों को अधिक सक्रिय और गतिशील बना दिया है। इसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यह बताना है कि कोविड-19 काल में भारत की विदेश नीति क्या है और इसके बाद के जो नई वैश्विक व्यवस्था बनने वाली है उसमें भारत की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया है। वर्ष 2019 में उत्पन्न कोविड-19 महामारी ने विश्व के विभिन्न देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र उपजी स्थितियों के कारण अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करने हेतु विदेश नीति में परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा विदेश नीति में जो परिवर्तन किया गया है वह परिवर्तन नैतिकता, मानवता की रक्षा करने तथा सर्व कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित है। इसी कारण हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति में अधिक सक्रियता और गतिशीलता देखने को मिली है। यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है। इस इंट्रोडक्शन में आपको कोविड-19 से भारत की विदेश नीति को जोड़ते हुए यह बताना है कि किस प्रकार से हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति में अधिक सक्रियता एवं गतिशीलता देखने को मिली है या फिर सक्रियता और गतिशीलता में वृद्धि देखने को मिली है। तो यह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते हैं कि कोविड-19 ईरा में भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है या भारत ने अपने विदेश नीति के आयामों में किस प्रकार से नयापन लाया है। कोविड दौर में भारत ने एक तरफ जहां अपने राजनयिक संबंधों का उपयोग कर विश्व के विभिन्न देशों से अपने नागरिकों को वंदे भारत मिशन का प्रयोग कर स्वदेश लाया, वहीं दूसरी तरफ महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों को स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल उपकरणों तथा आर्थिक सहायताएं प्रदान की है। इसके तहत कई सारे कार्य किए भारत ने महामारी से निपटने के लिए क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सार्क को स्वैच्छिक आपातकालीन कोष के तहत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। यानी कि कोविड-19 ईरा में भारत की जो सबसे पहली पहल थी वह क्षेत्रीय हितों को साधना था और इस क्षेत्रीय हितों को साधने के लिए भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म का यूज किया और इसमें स्वैच्छिक आपातकालीन कोष के तहत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की भारत ने पेशकश की है। यह जानते हुए भी कि सार्क संगठन में सार्क चूंकि वर्तमान समय में एक निष्क्रिय उतनी अधिक सक्रिय संगठन के रूप में सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सार्क के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य जो है द्विपक्षीय संबंध आड़े आ रहे हैं। तो इसके बावजूद भी भारत ने इन मुद्दों को, इन विवादों को दरकिनार कर भारत ने क्षेत्रीय हितों को यहाँ पर प्रमुख स्थान दिया और सार्क के तहत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की भारत ने पेशकश की। G20 देशों के द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई, जिसमें भारत भी शामिल है। यानी कि G20 देशों के द्वारा भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक्शन लिया गया और उसके तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। इसके अलावा भारत का अगला कदम था वह एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थिंक वेस्ट पॉलिसी आता है। संक्षेप में मैं बता दूं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि पूर्वी देशों के साथ संबंध को सुदृढ़ करना, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आसियान कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा थिंक वेस्ट पॉलिसी का मतलब होता है पश्चिम एशियाई जो देश हैं उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा थिंक वेस्ट पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थिंक वेस्ट
पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा पश्चिमी एशियाई देशों के साथ मेडिकल उपकरणों तथा अन्य सहायताएं प्रदान कर दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो वैश्विक फार्मेसी केंद्र के रूप में उभर चुका है। विश्व में जो कुल टीके का उत्पादन होता है उसका कुल 60% टीके का उत्पादन भारत करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत विश्व का एक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में, फार्मास्यूटिकल केंद्र के रूप में उभर चुका है। वैश्विक फार्मेसी होने के नाते भारत ने दवाओं एवं विशेषज्ञता की कमी से जूझ रहे विभिन्न देशों को, मुख्यतः अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता के तौर पर रैपिड मेडिकल रिस्पांस टीम एवं दवाइयां भेजी हैं। इन दवाइयों में अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, पीपीई किट का निर्यात आदि प्रमुख शामिल है। यानी कि भारत ने उन देशों को भी, वैसे गरीब देश, वैसे अल्प विकसित देश, वैसे विकासशील देश जहां पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो है बहुत ही पुअर कंडीशन में है, मेडिकल उपकरण बहुत ही वहां पर निम्न है, वैसे देशों को भारत ने सहायता करने के लिए प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। और मुख्यतः भारत ने वैसे अफ्रीकी देशों को, वैसे लैटिन अमेरिकी देशों को जहां पर स्वास्थ्य उपकरण की कमी है, जो स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, वहां पर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, पीपीई किट का निर्यात आदि उपकरणों को भेजकर इन देशों को सहायता प्रदान की है। और यह जो सहायता प्रदान की है, इसके पीछे भारत का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री को प्रमोट किया गया। वैक्सीन मैत्री यानी कि विश्व के जो भी देश हैं, जो भी ज़रूरतमंद देश हैं या फिर जहां से भी इसकी मांग आती है वहाँ वैक्सीन को आपूर्ति करना। इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जा सकता है, इसे हम वैक्सीन कूटनीति भी कह सकते हैं। तो वैक्सीन मैत्री के तहत भारत सरकार के द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को 6.5 करोड़ टीके की खुराकें निर्यात की गई है। आप समझ सकते हैं कि भारत की पहुंच इस कोरोना महामारी ने विश्व के कितने देशों तक बना दिया है। लगभग 85 देशों को भारत ने 6.5 करोड़ टीके की खुराकें निर्यात की है। इसके निर्यात में भारत ने पड़ोसी देशों को, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को भारत ने यहाँ भी ध्यान रखा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भूटान, बांग्लादेश ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कुछ टीकों का निर्यात भारत ने निःशुल्क रूप में किया है। तो इन टीकों के निर्यात में भारत ने पड़ोसी देश एवं गरीबी व जरूरतमंद देशों को प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। भारत के इस मानवीय एवं नैतिक कदम का WHO सहित विश्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विश्व के विभिन्न देशों ने भारत के इस कदम को सराहा है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड ईरा में जो वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आएगा उसमें भारत की भूमिका जो है वह निस्संदेह आपको एक मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आएगी। तो इस प्रकार से हम कई सारे यहाँ हमने एस्पेक्ट्स में समझा। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत की पहुंच अफ्रीकी देशों तक हो गई, लैटिन देशों के साथ हो गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ संबंध को प्रमोट किया। थिंक वेस्ट पॉलिसी के साथ पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हमने संबंध को सुदृढ़ किया। और साथ ही साथ हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को भी सर्वोच्च महत्व दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोविड ईरा में भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। और न सिर्फ सुदृढ़ करने का कार्य किया है बल्कि जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी तो दूसरे देशों में रह रहे जो भारतीय नागरिक थे उनको वहां से स्वदेश वापस लाने में भारत की जो वंदे भारत मिशन रही या फिर मिशन सागर अभियान के तहत जो छोटे द्वीपीय हिंद महासागर ये देश हैं उनके साथ मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात करना आदि जैसे जो कार्य किए गए उसके आधार पर भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा भी भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात भारतीय सैनिकों के टीकाकरण हेतु लगभग 2 लाख टीके की खुराकें भेजी है। तो अब देखिए कि विश्व के अलग अलग किस प्रकार से क्षेत्रों में भारत ने मेडिकल इक्विपमेंट भेजे, भारत ने टीके की खुराकें भेजे। और इसके अलावा भारत ने कई सारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल की गोलियां जैसे कई सारे दवाओं का भारत ने निर्यात किया है।
कोविड दौर में भारत द्वारा किए गए इस सराहनीय पहल ने कोविड दौर के पश्चात यानी कि पोस्ट कोविड का जो ईरा होगा वह पोस्ट कोविड ईरा में बदलते वैश्विक व्यवस्था में भारत की नई भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। अब यह कोविड-19 का जो दौर चल रहा था और उसमें भारत ने जिस प्रकार से खुद को एक्टिव बनाए रखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न परिस्थिति थी उसमें जो भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई थी, तो इस बात ने स्पष्ट कर दिया कि अब आने वाले समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति नहीं अपनाएगी, बल्कि भारत जो है वह अग्रिम पंक्ति पर खड़ा रहेगा और विश्व के सभी सुपर पावर के साथ भारत जो है वह भारत की भी गिनती होगी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विश्व का कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत की इस भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। इसके कई सारे वजह भी हैं। अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों के द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण के फैलाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में स्पष्ट हुई है। कारण यह है कि एशिया में जो है वह दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 राष्ट्र जो हैं जिनको आपस में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और वे राष्ट्र हैं भारत वर्सेस चीन का हमेशा कन्फ्लिक्ट दिखता है, चाहे इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा जाए या फिर मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाए। तो अब चूंकि चीन की भूमिका नगण्य हो गई है, वो क्यों? क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज कई देशों के द्वारा कोरोना वायरस को वुहान वायरस की संज्ञा दी गई और कहा गया कि इसकी उत्पत्ति का केंद्र चाइना रहा है और इसके संक्रमण के फैलाव में चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस कारण चाइना को विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों के द्वारा संदेह की भूमिका से देखा जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने इन विवादों से बचते हुए भारत ने विश्व के सभी राष्ट्रों को मानवता के आधार पर जिस प्रकार से सहायता प्रदान की है, तो इसके कारण एक तो विश्व के विभिन्न देशों में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बनी है और विभिन्न देशों के द्वारा यह अनुभव किया गया कि आने वाले समय में भारत विश्व का सफल तरीके से नेतृत्व कर सकता है। भारत को चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में मानवता की रक्षा के लिए कोविड-19 के उत्पादन व वितरण में वैश्विक प्रयासों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। इसका एक तो महत्वपूर्ण कारण है कि भारत जो है वह विश्व का फार्मास्यूटिकल केंद्र के रूप में उभर रहा है और विश्व के जितने भी टीके का निर्माण होता है उसमें लगभग 60% टीके का निर्माण भारत के द्वारा किया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत की विदेश नीति में निम्नलिखित बदलाव देखे जा सकते हैं। पहला बदलाव, एशियाई देशों में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने में भारत को सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के लिए चाइना को लगातार जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमने डिस्कस किया कि जो भारत वर्सेस चाइना का जो विवाद है वह अब समाप्त हो जाएगा और चूंकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में चाइना की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अगर आप टीके की निर्यात में भी देखेंगे तो चाइना की जो पॉलिसी है वह काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल पॉलिसी है। यह अपनी व्यावसायिक हितों को साधने के लिए विभिन्न देशों को टीके का निर्यात कर रहा है। लेकिन जो भारत की जो पॉलिसी है, भारत ने तो पड़ोसी देशों को कई सारे टीके निःशुल्क में निर्यात की है। इसके अलावा सुदूर अफ्रीकी कंट्रीज, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज को भी भारत ने अति कम दाम पर, अत्यंत लो प्राइस पर भारत ने टीके का निर्यात किया है। इसके कारण उन देशों में, अफ्रीकी कंट्री में, लैटिन अमेरिकी देशों में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है बजाय चाइना की। दूसरा, भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। समस्त क्षेत्रीय विकास के लिए सार्क का पुनरुद्धार किया जा सकता है, क्योंकि सार्क ही वह पहला प्लेटफॉर्म था जब भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए और क्षेत्रीय हितों को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय हितों को ध्यान रखते हुए भारत ने सार्क में अपनी आर्थिक सहायता की पेशकश की थी। तो सार्क ही वह पहला संगठन था जहां भारत के द्वारा आर्थिक सहायता की पेशकश की गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम समस्त क्षेत्रीय विकास के लिए फिर से सार्क जैसे संगठन का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए और सभी जो दक्षिण एशियाई कंट्री उनके साथ मिलकर हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करना होगा। अगला हमें जो
बदलते वैश्विक परिस्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैक्सीन मैत्री के कारण पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों को भारत ने निःशुल्क टीके का निर्यात किया है। उदाहरण के लिए अगर मैं भूटान का यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो भूटान की जो जनसंख्या है वह पॉपुलेशन जो है वह 8 लाख की वहाँ पर भूटान की आबादी है। इस 8 लाख की आबादी में अगर देखा जाए तो भारत ने 1.6 लाख के टीके जो निःशुल्क भूटान को दे दिए हैं। तो अब देखिए कि किस प्रकार से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज को भारत टीके के निर्यात करने में भारत प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। और यही कारण है कि भारत को अगर देखा जाए पड़ोसी देशों में भारत की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के बाद अगर देखा जाए तो पड़ोसी देशों में भारत की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत ने उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की, मेडिकल इक्विपमेंट वहां पर निर्यात किया और स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है वह क्वाड में देखा जा सकता है। क्वाड जो है बेसिकली 4 देशों का एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। क्वाड के अंतर्गत एक तो इंडिया आएगा, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 कंट्री क्वाड में शामिल हैं। तो इन 4 कंट्री में भी भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है वह हिंद महासागर में सबसे सुदृढ़ अवस्था में भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्वाड में भारत की जो भूमिका है वह बढ़ेगी, क्योंकि चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ही दक्षिण एशिया में या फिर हिंद महासागर में एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को प्रतिसंतुलित कर सकता है। तो क्वाड में भारत की भूमिका निस्संदेह बढ़ने वाली है। मिशन सागर से भारत ने हिंद महासागरीय द्वीपीय देशों को मदद कर इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। अभी हमने बताया कि मिशन सागर के तहत भारत ने मालदीव को लगभग 5 टन मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात किया था, दवाओं का निर्यात किया था। तो इसके कारण, और चूंकि ये सब सारे जो कंट्री हैं वह हिंद महासागर में द्वीपीय देश हैं, और अगर द्वीपीय देश पर भारत की उपस्थिति मजबूत होती है, द्वीपीय देश तक चाइना की बजाय भारत की वहां पर उपस्थिति होती है, तो हिंद महासागर में स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मेडिकल व स्वास्थ्य उपकरणों की सहायता के कारण कई अफ्रीकी देशों से राजनयिक संबंध हमारे स्थापित हुए हैं जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें अफ्रीकी कंट्रीज हैं, एशियाई कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं, उन्हें हमने क्या किया, व्यापक स्तर पर मेडिकल इक्विपमेंट का हमने निर्यात किया, स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं का उसे हमने निर्यात किया, जो कि वैसे सभी कंट्री जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं उनके साथ हमने राजनयिक संबंध बनाए और उनके साथ संबंधों को बढ़ाकर हम वैश्विक स्तर पर अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की पहचान एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर हुई है। इसके अलावा कोविड-19 में भारत ने जिस प्रकार से भूमिका बढ़ चढ़कर निभाया है, उसके कारण आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन हैं उसमें भारत की भूमिका बढ़ सकती है। और इसका उदाहरण इसी से स्पष्ट होता है कि WHO का जो 73वां एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अभी मीटिंग हुई थी, उसका सभापतित्व या चेयरमैन का पद भारत को मिला है। इसके अलावा G7 देशों के सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया है, बजाबता कि भारत G7 कंट्रीज का मेंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप की जो भारत दावेदारी कर रहा है वह दावेदारी हमारी मजबूत होगी। और चूंकि जैसे ही विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य भारत की स्वीकार्यता बढ़ेगी तो भारत की स्वीकार्यता बढ़ने का परिणाम यह भी होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उन परमानेंट मेंबर की जो दावेदारी है भारत की मजबूत हो सकती है। और भारत जो है अब आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण, एक सक्रिय राष्ट्र के रूप में, एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में, सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी ने भारत को अपनी विदेश नीति संबंधित प्राथमिकताओं में बदलाव लाने को सुनिश्चित किया है। इसके कारण भारत की वैश्विक साख में भी वृद्धि हुई है। तो किस प्रकार से कोविड-19 के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है, कोविड-19 पैंडेमिक इरा में, कोविड-19 महामारी के दौर में भारत ने किस प्रकार से अपनी विदेश नीति में भारत ने प्राथमिकताओं में बदलाव लाया है, इस बात को इस मॉडल आंसर के रूप में हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह मॉडल आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 सेक्शन 2 के तहत यानी कि करेंट अफेयर के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।